डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अमीनुल्लाह अमान। इस वीडियो के अंदर हम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज के चैप्टर को कवर करेंगे। हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज किसे कहते हैं और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं। कितने एसेट्स हैं उसके पास? 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं। तो इन ये जो 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, कहाँ से आए, कैसे आए ये 10 लाख रुपए के एसेट्स? कितना इसमें से लोन लिया गया है और कितना जो है ये पैसे जो है कॉमन इक्विटी के ज़रिए से आए हैं। कितने पैसे जो है लोन के ज़रिए से आए हैं और कितने पैसे इक्विटी के ज़रिए से आए हैं। तो इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं कि कैपिटल का कितना, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए लोन से आए हैं और 6 लाख रुपए इक्विटी से आए हैं। तो 40% लोन, 40% लाइबिलिटीज और 60% इक्विटी, ये ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। एनीवेज, हमें क्या सबसे पहले डिस्कस करना है कि बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं और फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं। तो देखें, बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, मीडियम साइज बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस के अंदर इस बात की अनसर्टिनिटी होती है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिजनेस कमाएगा या उसमें नुकसान होगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बिजनेस रिस्क कहा जाता है। हर बिजनेस के अंदर ये रिस्क होता है कि पता नहीं जो है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये जो अनसर्टिनिटी है बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, इसे क्या कहा जाता है? इसे बिजनेस रिस्क कहा जाता है। तो देखें, बाज़ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस रिस्क कम होता है और बाज़ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस रिस्क हाई होता है। जैसे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि माइनिंग के बिजनेस हैं, टेक्नोलॉजी के बिजनेस हैं। ये जो बिजनेसेस हैं, इनका रिस्क हाई है क्योंकि इनके अंदर टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, लैपटॉप्स बनाने वाली कंपनी है, सेल फोन्स बनाने वाली कंपनी है, इनका रिस्क हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत तेज़ी से नए नए प्रोडक्ट्स जो है ना आते चले जाते हैं, नए नए मॉडल्स आते चले जाते हैं और पुराने वाले मॉडल्स ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं। तो इनका जो रिस्क होता है हाई होता है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका रिस्क हाई होता है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका रिस्क लो होता है। अच्छा, बिजनेस रिस्क की कॉमन रीजंस क्या होते हैं? देखें, सबसे पहला रीजन लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी अबाउट द डिमांड। बिजनेस की जो डिमांड है, बिजनेस जो जो प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। डिमांड ऊपर चली जाए, डिमांड नीचे चली जाए, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। इस वजह से ये इससे क्या होता है? बिजनेस के अंदर रिस्क पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आजकल कोरोना के टाइम पे सबसे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। तो बिजनेसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है नीचे चले गई है। तो डिमांड नीचे चले गई है तो क्या है, उनके प्रॉफिट को हिट पड़ेगी और हो सकता है वो इस क्वार्टर के अंदर, ये जो क्वार्टर चल रहा है मार्च अप्रैल मई, इस क्वार्टर के अंदर शायद वो प्रॉफिट ना करें, लॉसेस करें। तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड की वजह से बिजनेस का रिस्क हाई हो गया और बिजनेस जो है प्रॉफिट से लॉस में जा सकता है। ऐसे ही अनसर्टेनिटी अबाउट आउटपुट प्राइस, बिजनेस की जो प्राइसेस हैं, जो गुड्स की प्राइसेस हैं, उनकी अंदर अनसर्टेनिटी है। किसी वजह से प्राइसेस ऊपर चले गई, प्राइसेस नीचे चले गई। तो अगर प्राइसेस ऊपर चले गई और क्या कहते हैं कॉस्ट कम होगी तो फ़ायदा हो जाएगा, और अगर प्राइसेस नीचे आ गई और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, पेट्रोल पंप्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने के आखिर में नई प्राइसेस जो है ना अनाउंस करती है। तो अब अगर किसी पेट्रोल पंप ने पुरानी कॉस्ट पे जो है ना पेट्रोल खरीदा हुआ है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर लीटर उसने गवर्नमेंट से पेट्रोल खरीदा खरीदा था, तो कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने नई प्राइस रिवाइज की फॉर एग्जांपल, और कॉस्ट प्राइस हो गई 98 पे आ गई। तो देखें -2 में चले गए वो। उनकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, प्राइस हो गई 98, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा होगा उनको। तो अनसर्टिनिटी अबाउट प्राइसेस की वजह से भी क्या होता है? बिजनेस का रिस्क फ्लक्चुएट कर रहा होता है। ऐसे ही तीसरी चीज़ लिखी हुई है अनसर्टिनिटी अबाउट कॉस्ट।
आप की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर अनसर्टिनिटी है। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चले गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर चले गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट जो है ना कम हो रहा होगा। तो अनसर्टिनिटी अबाउट कॉस्ट की वजह से भी बिजनेस के अंदर रिस्क पाया जाता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसी आखिरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ऐसा ये होता है कि एक बिजनेस है कि उसके अंदर जो उसकी फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट है वो ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट से। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखें, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, आपको पता है, वो इन एनी केस आपको इनकर करनी है, वो इन एनी केस आपने पे करनी है। चाहे आपकी सेल्स ज़्यादा हो, चाहे आपकी सेल्स कम हो, वो फिक्स कॉस्ट आपने वैसी की वैसी पे करनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सेल्स ज़्यादा होंगी तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, सेल्स कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो आपको हर हालत में पे करनी है, चाहे आपकी सेल्स ऊपर जा रही हो, चाहे आपकी सेल्स जो है नीचे आ रही हो। तो अगर कोई फर्म ऐसी है जिसने फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रखी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो ऐसी वजह से, इसकी वजह से भी अगर सेल्स गिरेंगी उस फर्म की, तो वो फर्म जो है प्रॉफिट से लॉस की तरफ जो है ना आ सकती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो कॉस्ट उसको इन एनी केस पे करनी है। उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी सेल्स के कम होने की वजह से, तो वो ये बिजनेस का रिस्क है फर्म के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने बिजनेस रिस्क डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं। देखें, दो तरह की फर्म्स होती हैं। एक फर्म वो है जिसने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ, और एक फर्म, दूसरी फर्म वो है जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो देखें, जिस फर्म ने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ उसके साथ सिर्फ बिजनेस रिस्क अटैच्ड है कि पता नहीं बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन जो दूसरी फर्म है जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसके साथ बिजनेस रिस्क तो अटैच्ड है ही, लेकिन एक एडिशनल रिस्क अटैच्ड है, और वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं? कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और अगर आप बैंक को उसका लोन वापस नहीं कर सके और बैंक को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर सके, तो बैंक क्या करेगा? आपके बिजनेस के एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा, उनको मार्केट में सेल करेगा और अपने पैसे जो है ना अदा करेगा। तो ये एक एडिशनल रिस्क होता है अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है। ऑलरेडी आपके साथ बिजनेस रिस्क अटैच्ड है कि पता नहीं बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन भी लिया हुआ है तो आपके साथ फाइनेंशियल रिस्क भी अटैच्ड है कि अगर आप बैंक का लोन वापस ना कर सके और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट ना कर सके, तो बैंक आपके बिजनेस के एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमने शुरू में डिस्कस किया कि कितने परसेंट आपके पास एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल 2000 रुपए के एसेट्स हैं, तो ये 2000 रुपए के एसेट्स आपके पास कहाँ से आए? ये 2000 रुपए कहाँ से आए? कितने पैसे आपने, कितने परसेंट पैसे आपने लोन के जरिए से हासिल किए हैं और कितने परसेंट पैसे आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉमन इक्विटी के जरिए से हासिल किए हैं। इक्विटी कितने परसेंट है और लायबिलिटी यानी लोन कितने परसेंट है, तो इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 50% लायबिलिटी 50% इक्विटी, 60% लायबिलिटी 40% इक्विटी, या 40% लायबिलिटी 60% इक्विटी, या 70% लायबिलिटी 30% इक्विटी? what is the best combination? So whatever is the best combination is known as optimal capital structure. optimal capital structure कैसे कहते हैं? बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है मिनिमाइजेस वैक। जहां पे आपका वैक सबसे कम आ जाए वहां पे जो वो आपका जो है ना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो हमने शुरू में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के अंदर कि वैक किसे कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके अंदर आप क्या करते हैं? आपने जहां जहां से कैपिटल रेज किया है, आपने लोन के जरिए से कैपिटल हासिल किया है, कॉमन इक्विटी के जरिए से कैपिटल हासिल किया है, और सपोज आपने प्रेफर्ड स्टॉक से भी कैपिटल हासिल किया है, तो आप इन तीनों की कॉस्ट को जो है वेटेड एवरेज निकालने के बाद जो है प्लस करते हैं, तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आता है। तो जिस लेवल पे आपका वैक का सबसे मिनिमाइज हो रहा हो, वही लेवल आपका जो है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 फर्म्स हैं आपके सामने, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। फर्म ए का वैक क्या आ रहा है? फर्म ए ने कितना उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 50-50 है। फर्म बी का क्या है? 60% लोन,
40% इक्विटी, और फर्म सी का क्या है 40% लोन 60% इक्विटी। तो देखें तीनों फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हैं, तो कौन सा वाला सबसे बेस्ट होगा, तो कौन सी फर्म ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर रही है। हम तीनों का जो है ना वैक निकालेंगे, जिसका वैक सबसे कम आ रहा है उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकलता है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें 3 स्टेप्स के अंदर हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। 3 स्टेप्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 हम आगे आपके पास आ रहा है हमादा इक्वेशन। सबसे पहले हम अभी मैं जब ये आगे आपको बताऊंगा ये हमादा इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे हम कैपम मॉडल यूज करेंगे और थर्ड नंबर पे हम वैक का मॉडल यूज करेंगे। इन 3 स्टेप्स में हम कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है। देखिए हमें डाटा दिया हुआ है, एक फर्म है, पहले मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ। एसेट्स इज इक्वल्स टू 2000। एक फर्म है उसके एसेट्स हैं 2000, ठीक है जी, 2000 उसके एसेट्स हैं। उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है और उसकी इक्विटी कितनी है। तो देखें यहाँ पे आपके पास नीचे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए। सबसे फर्स्ट कॉलम को आप देखें, 250 अमाउंट बोरोड लिखा हुआ है ऊपर, यानी लायबिलिटी कितनी है 250, 500, 750, 1000। 5 आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए। लायबिलिटी आपकी 0 है, 250 है, 500 है, 750 है, 1000 है। फॉर एग्जाम्पल हम 250 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो लायबिलिटी कितनी है 250, तो आपकी जो है इक्विटी कितनी हो जाएगी 1750। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, सिंपली एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो देखें ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं 2000, इसमें से लायबिलिटी कितनी है 250, इक्विटी कितनी है 70, तो कितनी हो जाएगी 1750। अगर सेकंड वाला ऑप्शन है लायबिलिटी 500 है तो इक्विटी कितनी हो जाएगी 1500। थर्ड ऑप्शन है लायबिलिटी 750 है तो इक्विटी हो जाएगी 1250 एंड सो ऑन। तो हर ऑप्शन में अलग अलग जो है ना आपके पास रेशोज आ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या दिया हुआ है, डेट टू एसेट रेशो दिया हुआ है। डेट टू एसेट रेशो दिया हुआ है। डेट टू एसेट रेशो कैसे कैसे निकलता है आपको पता है, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो आपके पास डेट भी दिया हुआ है, एसेट्स भी दिया हुआ है। आप 250 डिवाइड बाय 2000 आपके पास आ जाएगा 0.125। सेकंड ऑप्शन के अंदर 500 डिवाइड बाय 2000 आपके पास 0.25250 आ जाएगा। इस तरीके से आपका सेकंड कॉलम जो है कैलकुलेट हुआ है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन कॉलम क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो 250 डिवाइडेड बाय 1750। थर्ड ऑप्शन के अंदर 500 है तो 500 डिवाइडेड बाय 1500, 750 डिवाइडेड बाय 1250। तो सेकंड कॉलम में आपने क्या किया हुआ है, सिंपल तो डेट डिवाइड बाय एसेट किया हुआ है, और थर्ड कॉलम के अंदर आपने डेट डिवाइड बाय इक्विटी किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड और थर्ड कॉलम निकले हैं। आखिरी कॉलम देखें क्या है, के डी। आपको पता है के डी किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, यानी आप जो बैंक से लोन लेंगे उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास कहाँ से आएगा, ये बैंक बताएगा आपको। बैंक बताएगा कि आपको कितना जो है ना हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो बैंक ने बताया है कि अगर आप 250 लोन पे हमसे 250 रुपये लोन लेंगे तो आपको 8% इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप 500 लोन लेंगे तो आपको 9% इंटरेस्ट देना होगा। अगर 750 लोन लेंगे तो आपको 11.5% लोन देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा एंड सो ऑन। तो देखें जैसे जैसे लोन का अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितना फर्म ज्यादा लोन लेती है उतना उसका रिस्क हाई होता है। जैसे जैसे रिस्क ज्यादा होता है बैंक इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज कहाँ से आएंगी, क्वेश्चन में दी भी होंगी, बैंक आपको बताता है ये। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है दी हमादा इक्वेशन। दी हमादा इक्वेशन क्या होती है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जितना अभी हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड के अंदर, जितना आप ज्यादा लोन लेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा। जितना आप ज्यादा लोन लेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा। तो जितना आपका रिस्क बढ़ेगा ना उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी।
जितना आप ज्यादा लोन लेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा आएगा, उतना ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी। तो हमें हर 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 ऑप्शन पे नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी। ये देखें पिछली स्लाइड में, अगर आप 250 लोन ले रहे हैं या 500 लोन ले रहे हैं तो 500 में रिस्क ज्यादा है, 250 में रिस्क कम है, 1750 में रिस्क उससे भी ज्यादा है। तो जितना लोन ज्यादा होगा उतना जो है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट भी ज्यादा है, उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा आ रही होगी। तो आपको हर हर ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग से कैलकुलेट करनी होगी। 250 वाले ऑप्शन पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी, फिर 500 वाले ऑप्शन पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी। हर हर ऑप्शन पे आप, क्योंकि आपको पता है वैक के फॉर्मूले के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ डेट, दूसरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट तो ये लिखी हुई है, आपको बैंक ने बता दी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने खुद कैलकुलेट करनी होगी। तो हर हर ऑप्शन पे हम अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ डेट में प्लस करेंगे तो हमारे पास वैक निकल आएगा। और हमने शुरू में डिस्कस किया, जिस ऑप्शन पे वैक सबसे कम आ रहा होगा उस ऑप्शन को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है जी। तो हमें हर ऑप्शन पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो कैपएम मॉडल से कैलकुलेट होगी। हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैपएम मॉडल से कैलकुलेट किया था, तो हम अभी भी कैपएम मॉडल से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन समझने की बात यह है, ये देखें ये आपके सामने यहाँ पे कैपएम मॉडल लिखा हुआ है, ये आपके सामने कैपएम मॉडल लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा। आपके पास कैपएम मॉडल लिखा हुआ है। तो देखें इस कैपएम मॉडल के अंदर आपको आखिर में क्या चाहिए, बीटा चाहिए, और बीटा के साथ क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। बीटा एल का मतलब है लेवर्ड बीटा, लेवर्ड बीटा। तो देखें बीटा दो तरह के होते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें बीटा दो तरह के होते हैं, एक होता है लेवर्ड बीटा और दूसरा होता है अनलेवर्ड बीटा। एक होता है लेवर्ड बीटा, दूसरा होता है अनलेवर्ड बीटा। लेवर्ड बीटा वो होता है, लेवर्ड बीटा उस कंपनी का होता है जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, और अनलेवर्ड बीटा उस कंपनी का होता है जिसने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ। तो देखें जब अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके साथ दो तरह के रिस्क अटैच्ड होते हैं, एक बिजनेस रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। और अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ होता तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क अटैच होता है, बिजनेस रिस्क। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके साथ रिस्क, आपका रिस्क ज्यादा है, तो आपका लेवर्ड बीटा ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल क्या आएगा, 1.8। और अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ है तो आप में रिस्क कम है तो आपका बीटा भी कम आएगा, फॉर एग्जांपल आएगा 1.5। तो देखें अनलेवर्ड बीटा किसे कहते हैं, उस कंपनी का बीटा जिसने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ, और लेवर्ड बीटा कहते हैं उस कंपनी का बीटा जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो लेवर्ड बीटा ज्यादा आएगा क्योंकि जब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपके साथ दो तरह के रिस्क अटैच्ड हैं, और अगर आपने जो है बैंक से लोन नहीं लिया हुआ तो आपका जो बीटा कम आएगा, अनलेवर्ड बीटा वो कहलाएगा। ठीक है। तो मैं आपको क्या बात बता रहा था, मैं आपको ये बात चीज बता रहा था कि हम कैपएम मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेवर्ड बीटा होता है। तो हमें लेवर्ड बीटा की जरूरत है। हमें कैपएम मॉडल, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, कैपएम मॉडल से निकलेगी, लेकिन कैपएम मॉडल यूज करने के लिए हमें लेवर्ड बीटा चाहिए। वो लेवर्ड बीटा हमारे पास कहाँ से आएगा, लेवर्ड बीटा हमारे पास, हम जो पिछली स्लाइड में देख रहे थे ना, हमादा इक्वेशन से आएगा। हमादा इक्वेशन से आएगा हमारे पास, ये आपके सामने हमादा इक्वेशन लिखी हुई है। हमादा इक्वेशन से आपके पास जो है ना लेवर्ड बीटा निकलेगा। ये देखिए हमादा इक्वेशन क्या है, लेवर्ड बीटा इज इक्वल्स टू अनलेवर्ड बीटा 1 + 1 - t टैक्स 1 - टैक्स मल्टीप्लाई बाय डेट टू इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो यानी डेट टू इक्विटी रेशियो। ये आप पीछे देखें, यहाँ पे आपने डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये आपके पास हमादा इक्वेशन है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम हमादा इक्वेशन के जरिए से लेवर्ड बीटा निकालेंगे, उसके बाद इस लेवर्ड बीटा को हम रखेंगे कैपएम मॉडल के अंदर, और उससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगी। फिर हम इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वैक के फॉर्मूला में रखेंगे और वैक निकालेंगे। तो हर हर ऑप्शन में हमने ये तीनों स्टेप्स जो है ना फॉलो करने हैं। हर हर ऑप्शन का क्या मतलब है कि आप लोन 250 ले रहे हैं, लोन 500 ले रहे हैं, लोन 750 ले रहे हैं, लोन 1000 ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं। तो हर हर ऑप्शन पे हमें यही तीनों स्टेप जो है ना फॉलो करने हैं। तो ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर हम कौन सा वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
250 वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 250 लोन लिया है और 1750 जो है इक्विटी ली है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, हमादा इक्वेशन यूज करनी है। तो ये आपके सामने हमादा इक्वेशन लिखी हुई है, पीछे देखें आपको डाटा दिया हुआ है, द रिस्क फ्री रेट इज 6%, सेम इज द रिस्क प्रीमियम, यानी कि रिस्क फ्री रेट भी 6% है, रिस्क प्रीमियम भी 6% है। अनलेवर्ड बीटा कितना है फर्म का, 1 है। टोटल एसेट्स कितने हैं, 2000, और टैक्स रेट कितना है, 40%। तो ये सिंपली हमने क्या करना है, इस डाटा को वैल्यू मॉडल के अंदर पुट अप करना है। अनलेवर्ड बीटा कितना दिया हुआ था, 1, 1 प्लस 1 माइनस 0.4, क्योंकि आपको टैक्स दिया हुआ था 40%, तो 1 माइनस 0.4। डेट टू इक्विटी 250 डिवाइड बाय 1750, कौन सा वाला ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं, 250 वाला। तो डेट 250 है तो इक्विटी कितनी होगी, 1750, तो 250 डिवाइड बाय 1750। तो आपने इन सबको कैलकुलेट किया तो आपके पास लेवर्ड बीटा निकल आया 1.08। अब आपने इसको क्या करना है, कैपम मॉडल में रखना है। रिस्क फ्री रेट कितना है, 6% क्वेश्चन में दिया हुआ था। रिस्क प्रीमियम कितना है, 6% क्वेश्चन में दिया हुआ था। 1.08 आपने ऊपर अभी हमारा इक्वेशन से लेवर्ड बीटा कैलकुलेट किया है। तो देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आई 12.51%। कौन से वाले ऑप्शन में, जब आपने जो है ना लोन 250 लिया हुआ है, जब आपने लोन 250 लिया हुआ है तो आपके पास 12.5% जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आई। ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमने तमाम ऑप्शंस पे निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने एक का मैंने आपको करके भी दिखा दिया, बाकी जो ऑप्शंस है 500, 750 और 1000, इन ऑप्शंस में भी मैंने आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया है। के एस, ये देखिए आखिरी वाले कॉलम के अंदर मैंने कैलकुलेट करके रख दिया है। तो हमने सिंपल क्या करना है, अब इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ वैक के फॉर्मूला में पुट अप करना है और वैक कैलकुलेट करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर आपके सामने वैक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ऊपर आपके सामने वैक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वीडियो के अंदर। तो वैक का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वैक के फॉर्मूला में आपके पास क्या है, WD किसे कहते हैं, वेटेज ऑफ डेट, मल्टीप्लाई बाय RD या KD, कॉस्ट ऑफ डेट, 1 माइनस टैक्स, प्लस WC वेटेज ऑफ इक्विटी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये देखें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले WD चाहिए, वेटेज ऑफ डेट। तो ये आपके पास नीचे सेकंड कॉलम के अंदर वेटेज ऑफ डेट्स दिए हुए, डेट टू एसेट रेशो 12.5, 25, ये कहाँ से आया, मैं आपको दोबारा से दिखाया, तो हमने पीछे कैलकुलेट किया था इसको। ये देखिए डेट टू एसेट रेशो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखी थी। तो आपने लोन लिया हुआ है 250, तो 250 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स 2000, तो आपके पास 12.50 आ गया। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया था। तो ये आपके पास WD सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है 12.50। उसके बाद आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। तो ये देखें, ये आपके पास सेकंड लास्ट कॉलम जो है, कॉलम नंबर 5, यहाँ पे ये कैलकुलेट हुआ है। KD मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, 1 माइनस टी कितना है, 1 माइनस 0.40, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टैक्स 40% है। और KD कितना है, क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था कि बैंक आपको बताएगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि KD कितना है, आपने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी से। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 4.8, 5.4, 6.9, हर ऑप्शन पे आ गया। प्लस WC चाहिए आपको, तो ये देखें कॉलम नंबर 3 में आपके पास WC दिया हुआ है, इक्विटी टू एसेट रेशो, कॉलम नंबर C के अंदर WC। मैं आपकी आसानी के लिए एक दफा फिर यहाँ पे जो है ना लिख देता हूँ। एसेट्स कितने हैं आपके पास, 2000 इज इक्वल्स टू, लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी 250 प्लस इक्विटी कितनी है 1750। इसी तरीके से आप पांचों ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो देखें डेट टू एसेट कैसे निकलेगा, लायबिलिटी 250 डिवाइड बाय 2000, और इक्विटी टू एसेट कैसे निकलेगा, सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है 1750 डिवाइड बाय 2000, इक्विटी टू एसेट रेशो। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला के अंदर जो आपको वैक WC चाहिए वो निकल आएगा 1750 डिवाइड बाय 2000। ये कॉलम नंबर 3 में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है हमने।
ठीक है। आखिर में आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, ये आपके पास कॉलम नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। ये कहाँ से आया? अभी हमने 3 स्टेप्स के जरिए से निकाला कि सबसे पहले हम आधा इक्वेशन यूज करें, उससे लेवर्ड बीटा निकलेगा, उसके बाद आप उस लेवर्ड बीटा को कैपम मॉडल में रखें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगी। फिर आपको उसको यहाँ पर लाकर वैक के फॉर्मूला पे रखना है, फिर आपने सिंपली इनको प्लस करना है। तो देखिए आखिरी में सबका वैक निकला हुआ है, तमाम पांचों के पांचों ऑप्शंस में आपके पास वैक निकला हुआ है। तो सबसे कम वैक कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है कि 500 वाले ऑप्शन में, कि यानी कि बैंक कंपनी जो है 500 लोन ले और 1500 रुपए जो है कॉमन इक्विटी से पैसे हासिल करे। कंपनी को 2000 रुपए चाहिए, 2000 के एसेट्स चाहिए, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि 500 लोन के जरिए से हासिल किए जाएं और बाकी 1500 इक्विटी के जरिए से हासिल किए जाएं, यानी 25% लोन और 75% इक्विटी। ये वाला जो ऑप्शन है कंपनी का पास, ये देखें आगे लिखा हुआ है 25% लोन 75% इक्विटी, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि इस वाले ऑप्शन में वैक सबसे कम आ रहा है 11.25। ठीक है, उम्मीद है आप सबको आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप हर ऑप्शन का जो है वैक निकाल सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किस ऑप्शन पे सबसे कम वैक आ रहा है, वही वाला ऑप्शन कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? 25% डेट, 75% इक्विटी। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।